तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो नॉर्मली इवोल्यूशन कैसे हुआ मैनेजमेंट का, तो डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो जैसे कि एक क्लासिकल अप्रोच है जहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि हेनरी फ्यूल द्वारा दिया गया था। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि मैक्स वेबर द्वारा दिया गया था। वहीं पे बिहेवियरल अप्रोच है जिसको न्यू क्लासिकल अप्रोच है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के नाम से भी जाता है। वहाँ पे जैसे कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मायो के द्वारा दिया गया था। सोशल सिस्टम अप्रोच था जो कि विल्फ्रेडो पेरेटो के द्वारा दिया गया था। फिर आया था मॉडर्न अप्रोच जो कि जैसे कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, कंटिजेंसी अप्रोच है। तो ये तीन मेन अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, जिसमें कि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से अपना अप्रोच दिया था। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट जो अप्रोचेस हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो कि दिया गया था एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच दिया था। तो टेलर वाज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर। ये क्या थे? इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1911 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज पब्लिश इन 1911। ही सजेस्ट दैट द मैनेजमेंट शुड फॉलो साइंटिफिक अप्रोच इन देयर वर्क। इसमें कहा गया था कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था कि जो मैनेजमेंट को साइंटिफिक अप्रोच जो है फॉलो करना चाहिए अपने वर्क में, अपने काम में। तो उन्होंने कुछ 6 प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो वो कौन से प्रिंसिपल थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर स्पेसिफाइड 6 प्रिंसिपल फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आपको साइंस का यूज़ करना चाहिए, रूल ऑफ थंब का यूज़ नहीं करना चाहिए। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हार्मोनी के साथ काम करना चाहिए, डिस्कॉर्ड के साथ नहीं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कॉपरेशन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, अलग अलग काम नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि आप जितनी क्षमता है उतने ज़्यादा आउटपुट करिए, रेस्ट्रिक्ट मत करिए। यानी कि आप बना सकते हैं 100 यूनिट लेकिन बना रहे हैं 50 यूनिट, तो ऐसा नहीं, आप जितना बना सकते हैं उतना बनाइए, मैक्सिमम आउटपुट। पांचवा था कि इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर, यानी कि इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए मैनेजमेंट और लेबर के बीच में। और जो 6th प्रिंसिपल था प्लानिंग नॉट एडहॉक, यानी कि प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, वेल प्रॉपर प्लान होना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो ये 6 प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दिए गए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में ही कि मेन एलिमेंट क्या थे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वर्कलोड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, यानी कि जो भी आपका वर्कलोड आप डिसाइड करते हैं वो जो है स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, यानी कि आपको इंडस्ट्रियल ऑपरेशन की प्लानिंग करनी चाहिए कि व्हाट वर्क शेल बी डन, क्या काम करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारा चीज़ आपको एक प्लान के थ्रू करना चाहिए। प्रॉपर सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग होना चाहिए किसका? वर्कर्स का। प्रॉपर सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स बाय सेंट्रलाइज पर्सनल डिपार्टमेंट, एक सेंट्रलाइज पर्सनल डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू ही आप सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट सब करते हैं। इंप्रूवमेंट इन मेथड ऑफ वर्क, यानी कि जो आपका मेथड ऑफ वर्क है उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज टूल और इक्विपमेंट का यूज़ करके। अब वर्क इन्वायरमेंट को आप इंप्रूव करके जो है आप मेथड ऑफ वर्क को इंप्रूव कर सकते हैं। मेंटल रिवोल्यूशन, चेंज इन द मेंटल आउटलुक ऑफ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर्स उनके मेंटल रिवोल्यूशन भी लाना चाहिए, उनके मेंटल आउटलुक पे भी काम करना चाहिए कि वो मोटिवेट रहें, एक्साइटेड रहें और जो है एनर्जेटिक रहें। तो इस तरीके से आप जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं मैनेज करने के लिए। अब हम नेक्स्ट अप्रोच की बात करेंगे, दैट इज़ फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। ये जो दिया गया था हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया था। हेनरी फ्यूल इज सेड द फादर ऑफ फंक्शनल या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। और फादर ऑफ फंक्शनल या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच का कौन है? हेनरी फ्यूल। तो बॉर्न इन 1841 ही एंड गेट डिग्री ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। जो हेनरी फ्यूल है वो 1814 में पैदा हुए थे और माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने 1860 में गेन की थी। इन्होंने बुक पब्लिश की थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रेंच इन 1916, जिसमें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच का जिक्र किया था। और वो बुक जो है ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में 1949 में, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश 1949। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल ऑल एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। इन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्रियल में जो भी अंडरटेकिंग, जो भी एक्टिविटी होती है उनको हम 6 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? टेक्निकल एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एडाप्टेशन, तो उनको हम किस में ग्रुप में डिवाइड करें? टेक्निकल में। कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग, ये किस में आ जाएगी? कॉमर्शियल में। फिनेंशियल एक्टिविटी जैसे कि सर्च फॉर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल रिसोर्स, यानी कि जो भी आप पैसे से लेन देन का सारा काम करते हो फिनेंशियल में आ जाएगा। सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी और पर्सन की प्रोटेक्शन की जब बात करते हो सिक्योरिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग, जैसे कि बैलेंस शीट, कॉस्ट, स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें आप बनते तो वो अकाउंटिंग में आ जाएगा। देन है जो 6th था वो मैनेजरियल, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। तो ये मैनेजरियल एक्टिविटी हो गई। तो हम जो है इंडस्ट्रियल की जो भी अंडरटेकिंग्स है, जो भी एक्टिविटीज़ है उनको हम इन 6 कैटेगरीज में
में डिवाइड कर सकते हैं एज पर हेनरी फ्योल इन फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। अब हम बात कर लें कि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे ऑफ मैनेजमेंट के। इन्होंने कहा था कि ये 14 प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट में होने चाहिए, मैनेजर द्वारा फॉलो किए जाते बाई हेनरी फ्योल। तो कौन से थे? तो डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क का डिवीजन होना चाहिए, नहीं कि एक ही बंदा सारे काम किया जा रहा है, नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी अथॉरिटी और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि कमांड फ्रॉम वन बॉस ओनली, यानी कि एक ग्रुप है वो किसी के अंडर काम कर रहा है तो उसको सिर्फ उसी कमांड को फॉलो करनी चाहिए कि उसके बॉस ने दी है। ये नहीं कि कोई भी आके कमांड दे रहा है और आप जो है फॉलो किए, नहीं, आपको सिर्फ एक ही जगह से कमांड आना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो सेम इंस्ट्रक्शन है वो सभी को देना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक को दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया एक काम के लिए और दूसरे को दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया सेम काम के लिए, एक ही काम दोनों को दिए लेकिन इंस्ट्रक्शन दोनों को अलग ले दें, नहीं, ऐसा नहीं। डायरेक्शन, यूनिटी इन डायरेक्शन होना चाहिए। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल, यानी कि सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं भाई, जितने इंप्लॉइज हैं सबके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, तो उन सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उनका इंटरेस्ट जो है सबऑर्डिनेट करके जनरल एक कॉमन इंटरेस्ट लेके आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, ऑब्वियसली बात है कि पेमेंट शुड बी फेयर एंड प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। पेमेंट जो उनको होना चाहिए, जो भी उनकी रेम्यूनरेशन होते हैं एम्प्लॉयज़ की, उनकी इस तरीके से होनी चाहिए कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सेंट्रलाइजेशन, आपको हर काम को सेंट्रलाइज करना होगा। स्केलर चेन हायरार्ची, जो है ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा स्केलर चेन और हायरार्की फॉलो करनी चाहिए। यानी कि जो वर्कर है वो सीधे जाके टॉप मैनेजमेंट से जाके बात कर ले, नहीं, वर्कर को पहले लोअर लेवल के एम्प्लॉय से बात करें, फिर मिडिल लेवल पे जाता है, फिर वो टॉप लेवल पे जाता है, अगर वहाँ पे सॉल्व नहीं होता तो एक हायरार्की फॉलो करनी चाहिए। ऑर्डर, देयर शुड बी ए प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, यानी कि एक ऑर्डर, एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए। इक्विटी, यानी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि आप किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा ट्रीट करें, अच्छे से ट्रीट करें, वहीं पे दूसरे एम्प्लॉय को उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करें, नहीं, सभी को इक्वली ट्रीट करना है। इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि जो उनका टेन्योर होता है एम्प्लॉय का वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि उनको ऐसे खतरा रहे कि आज है जॉब कल चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको फीलिंग नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर ऑफ पर्सनल में। इनिशिएटिव, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें, कोई आइडियाज़ डेवलप करें। सबऑर्डिनेट शुड बी इनकरेज टू कंसीव एंड कैरी आउट आइडियाज़। देन है एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि टीम वर्क, यानी कि सेंस ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस। एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि हम सब एक साथ मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे मैनेजमेंट के हेनरी फ्योल द्वारा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, आई डिकोड यूएसए यूएसएसआर। ये सीरीज में नहीं है, आगे पीछे, लेकिन ये 14 प्रिंसिपल्स सब इसी में आ जाते हैं। आई डिकोड यूएसए यूएसएसआर, आप सपोज करिए पूरा नहीं याद करते, इस कोड के आई, यानी कि जैसे आई से क्या होगा, आज से आप क्या होगा, इनिशिएटिव। डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ई से इक्विटी, सी से सेंट्रलाइजेशन, ओ से ऑर्डर, डी से दूसरा डी आप देख सकते हैं कि डी से क्या हो सकता है, डिसिप्लिन है, ई से इक्विटी है या एस्पिरिट द कॉर्प्स है। इस तरीके से आप हर अल्फ़ाबेट को एक एक दे सकते हैं, फिर उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आई डिकोड यूएसए यूएसएसआर। अब नेक्स्ट अप्रोच की बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच, जो कि मैक्स वेबर द्वारा दिया गया था। मैक्स वेबर कंट्रीब्यूटेड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू द मैनेजमेंट थॉट। फोकस किस पे था इस अप्रोच में? फोकस ऑन डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू हायरार्कीज, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल। इस पे फोकस किया गया हायरार्की पे कि एक अथॉरिटी और कंट्रोल का एक स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इस अप्रोच की? तो डिवीजन ऑफ वर्क, इस पे बोला गया कि वर्क को डिवीजन करना चाहिए। हायरार्की होनी चाहिए पोजीशन में, बॉस एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट होना चाहिए। रूल और रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए और होने चाहिए। इम्पर्सनल कंडक्ट होना, यानी कि हम जब एम्प्लॉय बीइंग ऑफिशियल बीइंग एम्प्लॉय काम करते हैं तो हमारा कंडक्ट जो है पर्सनल नहीं कि हम हाय हेलो दोस्ती यारी की तरह करें, नहीं, हमारा ऑफिशियल कंडक्ट होना चाहिए, इम्पर्सनल कंडक्ट। स्टाफिंग होनी चाहिए प्रॉपर, टेक्निकल कंपिटेंस होना चाहिए एम्प्लॉय के अंदर और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होने चाहिए सारी चीज़ों के। तो मीन्स इस पे फोकस किया गया था ऑफिशियलाइजेशन पे, यानी कि पूरी तरीके से जो है पर्सनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनल कंडक्ट होना चाहिए और हायरार्की और अथॉरिटी रूल को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। इस पर नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जिसको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर आता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो एल्टॉन मेयो, एफ.जे. रोथल्सबर्गर और उनकी टीम द्वारा कंडक्ट किया गया था हॉथॉर्न प्लांट में, जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी 1927 से 1932 के बीच में। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। किसने किया था? एल्टॉन मेयो और एफ.जे. रोथल्सबर्ग, उनकी टीम ने 1927 से 1932 के बीच में हॉथॉर्न प्लांट था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। इसमें 4 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे। कंडक्टेड 4 एक्सपेरिमेंट। पहला था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट इसमें क्या था? टू चेक द इल्यूमिनेशन इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय आउटपुट। या इसमें ये चेक किया जा रहा था कि इल्यूमिनेशन का कोई इफेक्ट होता है क्या कि एम्प्लॉय के आउटपुट पे, यानी कि किसी की लाइट को हम वेरिएट कर रहे हैं, किसी की लाइट को कंस्टेंट लाइट में रख रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है।
टू ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉय वेयर सेलेक्टेड, इसमें था कि दो ग्रुप एम्प्लॉय के सेलेक्ट किए गए थे। वन प्लेस्ड इन रूम वेयर लाइटिंग रिमेन कंस्टेंट, एक ग्रुप को ऐसी जगह प्लेस किया जहाँ पे लाइटिंग क्या थी, कंस्टेंट थी, कोई चेंज नहीं होता था। और वहीं पे अदर इन रूम वेयर लाइटिंग वेरीड पीरियडिकली, और दूसरे ग्रुप को ऐसी जगह प्लेस किया जहाँ पे लाइट जो है वो वेरी कर रही थी पीरियडिकली, मतलब एक टाइम पे लाइट जो है वेरी कर रही थी। आउटपुट ऑफ बोथ ग्रुप इंक्रीज, ये देखा गया कि दोनों ग्रुप का आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुआ। तो कंक्लूजन ये निकला कि इट वॉज कैलकुलेट दैट लाइटिंग वॉज द माइनर फैक्टर, यानी कि लाइटिंग जो है वो माइनर फैक्टर थी, उसकी वजह से आउटपुट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में, ये था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। रिले असेंबली टेस्ट रूम में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ 6 फीमेल वर्कर वेयर फॉर्म, यानी कि 6 फीमेल वर्कर्स का एक ग्रुप बनाया गया। फ्रीक्वेंटली चेंज वेयर मेड इन देयर वर्किंग कंडीशन सच एज शॉर्टर वर्किंग आवर, रेस्ट पीरियड, हॉट लंच, फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल सुपरवाइजर, फ्री इंटरेक्शन अमॉन्ग मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी कि उन ग्रुप्स के साथ जो है एक फ्रिक्वेंटली चेंज किया गया, जैसे कि उनके टाइम को चेंज कर दिया, उनके रेस्ट पीरियड को बढ़ा दिया, उनको ताज़ा ताज़ा खाना लंच मिला, फ्रेंडली और इनफॉर्मल सुपरवाइजर्स के साथ फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते थे वो अपने मेंबर्स के साथ। इस तरीके के चेंजेस उनके उसमें किए गए। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप इंक्रीज, देखा गया कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, वो बढ़ गई। इवन व्हेन द इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन वेयर विड्रॉन, और जब ये जो इंप्रूवमेंट जो भी हमने चेंज किए थे उसको हमने विड्रॉ भी कर लिया, तब भी उनकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, इंक्रीज थी। तो इट वॉज कंक्लूड दैट सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर एक्सरसाइज ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी देन वर्किंग कंडीशन। तो ये पाया गया कि जो सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर था, यानी सोशलिज्म, जो फ्रेंडली बिहेवियर था, फ्री इंटरेक्शन था, वो ज़्यादा मायने रखता था प्रोडक्टिविटी में, और जो वर्किंग कंडीशन में उन्होंने चेंज किया था उसमें कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दैट इज रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, जिसमें 6 फीमेल वर्कर्स का ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी, इसमें क्या था, एक ग्रुप ऑफ 14 वर्कर वॉज पुट अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक 14 लोगों का ग्रुप बनाया गया जिनको एक क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा गया। और ये बोला गया कि पेमेंट वाज मेड डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप एज ए होल, यानी कि जो भी पेमेंट मिलेगा उस ग्रुप को, वो ग्रुप की परफॉर्मेंस से मिलेगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में नहीं मिलेगा, ग्रुप की टोटल और ऑल ओवर परफॉर्मेंस पे मिलेगा। इट वाज फाउंड दैट द ग्रुप हैड डेवलप इट्स ऑन नॉर्म्स, ये पाया गया कि उन ग्रुप्स ने अपने खुद के नॉर्म्स बना लिए और वेरियस सोशल प्रेशर के थ्रू जो नॉर्म्स थे उसको इन्फोर्स करवाया जा रहा था। तो एज अ रिजल्ट आउटपुट कुड नॉट, और फिर क्या हुआ कि आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ डिस्पाइट ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स, यानी कि जो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम का लगाया गया था उसके बावजूद भी उनका जो है आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ। और फिर जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था दैट इज मास इंटरव्यू प्रोग्राम, वो हुआ ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर वेयर इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड द ओपिनियन ऑन द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो बहुत सारे वर्कर्स का इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि उनकी क्या राय है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है। इट वॉज फाउंड दैट अपॉर्चुनिटी टू टॉक फ्रीली अबाउट द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू वर्कर हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये पाया गया इंटरव्यू करने के बाद कि अगर उनको फ्रीली अपनी बातों को रखने दी जाए वर्कर्स, तो उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी मोरल और उनकी प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि उनको फ्री करना चाहिए, उनको आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना है, सुनना चाहिए, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो ये था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम मेजर फाइंडिंग्स की बात करें कि क्या मेजर फाइंडिंग्स थे हॉथॉर्न में, तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज साइको सोशल सिस्टम, ये पाया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, साइको सोशल सिस्टम है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, सोसाइटी है। ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम में ह्यूमन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइन द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ विच ही सीज ए मेंबर, यानी कि जो बिहेवियर होता है ह्यूमन का, इंडिविजुअल का, वो डिपेंड करता है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी ग्रुप की वजह से उसकी बिहेवियर भी चेंज होता है। वर्कर्स नॉट मेरली motivated by money, they are socio psychological beings and respond to the total work situation, यानी कि वर्कर सिर्फ मनी से ही मोटिवेट नहीं होते, वो सोशियो साइकोलॉजिकल बींग्स हैं और वो वर्क सिचुएशन के बेसिस पे भी उनकी मोटिवेशन होती है। तो ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात करें सोशल सिस्टम अप्रोच, जो कि विल्फ्रेडो अप्रोच है, विल्फ्रेडो पैरेटो ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियली ए कल्चरल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ पीपल हु वर्क इन कॉपरेशन। इसमें यह माना गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम है किसका, पीपल का, जो कि कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू द थ्योरी ऑफ कॉपरेशन, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, थ्योरी ऑफ कॉपरेशन से, वेयर बाई एन इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज बायोलॉजिकल फिजिकल एंड सोशल नीड थ्रू कॉपरेशन विद अदर्स। जहाँ पे ये था थ्योरी ऑफ कॉपरेशन में क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी नीड को, बायोलॉजिकल फिजिकल और सोशल नीड को दूसरों के कॉपरेशन से फुलफिल करता है। तो फीचर्स क्या थे इस सोशल सिस्टम अप्रोच के, तो ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल सिस्टम, ये माना गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक सोशल सिस्टम है, इस सिस्टम ऑफ कल्चर रिलेशनशिप, जहाँ पे कल्चर रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमॉन्ग द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो रिलेशनशिप हो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्वायरमेंट में
एग्जिस्ट करता है। कोऑपरेशन अमंग ग्रुप मेंबर इज नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, और कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था सोशल सिस्टम अप्रोच, जिसमें कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन का एक सोशल सिस्टम है, वहाँ पे ह्यूमंस है, वो रिलेशनशिप में और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑब्वियस सी बात है अचीव कर सकता है एम्प्लॉय। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का वीडियो हम जल्दी रिलीज करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।